लेकिन इनको मैं देखता हूं तो लगता है कि भीतर कहीं तल पर ठहरे हुए हैं। ये कम होता है। ये तब होता है जब आप समझते हैं कि सब ठाठ धरा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। जीवन की आपाधापी में एक ना एक दिन जाना है। ये समझना हम सब नहीं चाहते। कोई बात भी करता है तो हम कहते हैं छोड़ो छोड़ो भाई, क्या क्या बात कर रहे हो, इस पर क्यों बात कर रहे हो। लेकिन सफलता की कहानियां असफलता की पीड़ा के बीच में सत्य यही है, जन्म और मृत्यु, इसी के बीच में आप और हमारा एक समय तय होता है। तो उसको मत भूलिए। इनको मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये किसी दार्शनिकता के तल पर वहां ठहरे हैं। एक ऐसे परिवार से हैं जहां सेवा की परंपरा है। आज भी पिताजी के नाम पर, स्वर्गीय पूज्य पिताजी के नाम पर इनका हॉस्पिटल काम कर रहा है, जो पहले आयुर्वेदिक ट्रस्ट होता था। दादाजी खेमचंद्र जी, जी 3 बार के विधायक हैं। राजनीति में कई बार कुछ भाग्य भी परसेंटेज मांगता है और ये भी कहता है कि धैर्यपूर्वक अपनी पारी का इंतजार कीजिए और रेस में बने रहिए। तो इनके पास धैर्य भी है और रेस में भी ये बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको सागर से कुछ अच्छा सुनने को जरूर मिलेगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई भी शहर अपनी जीवंतता के लिए पहचाना जाता है। पश्चिम में, यूरोप में जो मेरे मित्र हैं वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि वहां संग्रहालय में अपने शूरवीरों को, अपनी पीढ़ी के प्रमुख लोगों को देखने के लिए लोग कतार में टिकट लेके घंटों खड़े रहते हैं। इस परंपरा को मैं मानता हूं कि हम लोगों को और हमारे यहां रही है ये परंपरा। जैसे मैं आज कल्पना कर रहा था कि इस सुंदर हॉल में अगर कुछ युवक यहां पद्माकर जी की कुछ कविताओं का सस्वर पाठ करते तो आनंद आ जाता। क्यों हम आज अभी हम कह दें कि कोई नई फिल्म का गाना हो जाए तो नौजवान पीढ़ी गा लेगी। आपके हमारे बच्चे जो एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पद्माकर जी के बारे में उनको कितना पता होगा, ये प्रश्न ये गलती उनकी नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारे पुरखों के बारे में बताने की जिम्मेदारी, जैसे इन्होंने मुझे करेक्ट किया कि वो दादाजी थे खेमचंद्र जी। आपसे और हमसे कोई पूछे कि दादाजी कौन थे तो वहां तक तो हम चले जाएंगे, पर दादा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, इतना कौन याद रखता है। क्यों नहीं याद रखना चाहिए? याद रखना चाहिए। याद रखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं अब आता हूं उन प्रश्नों की तरफ। पहले कुछ औपचारिक प्रश्नों से शुरू करते हैं। शैलेंद्र जी, राजनीति की गलियां पेचीदा भी हैं, उलझी हुई भी हैं, और उलझन को सुलझाने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होती है जिसने जन सेवा के इस मार्ग को चुना है। आपने 1992 में जब एक युवक के तौर पर राजनीति की इन गलियों में कदम रखा और जब कुछ कदम आप चले तो क्या लगा? यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही रास्ते पे हैं। शरद जी, आपने बड़ा मौजूद प्रश्न किया। हालांकि उस बात को काफ़ी समय व्यतीत हो गया है, लेकिन 90 के दशक में 92 के आसपास श्रद्धेय पटवा जी की नेतृत्व में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। सम्मानीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे नेता के तौर पे उनके साथ गया मैं। मेरे मन में हमेशा से एक भाव था, हालांकि जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, अब जन्म को लेके तो मेरा कोई किसी तरह का इख्तियार नहीं था। प्रभु की कृपा थी कि ठीक जगह जन्म हो गया, तो कमी कोई थी नहीं, भौतिक संसाधन सब थे। लेकिन मन में एक पीड़ा का भाव था कि आपके होने के मायने क्या है। आप अगर
सागर में पैदा हुए हैं तो फिर सागर के लोगों के प्रति आपका जो एक दायित्व है, सागर की जनता के प्रति आपके मन में, हमारे मन में एक हमेशा एक भाव था कि कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि आपके होने के कुछ मायने निकले। ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति आया, व्यक्ति चला गया, इस बीच में बहुत कुछ करने को होता है। ऐसे कम लोग होते हैं जो जिन्हें ये अवसर मिलता है। मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और ये हॉल में बैठे हुए तमाम बहनों भाइयों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि मैं सागर के लिए कुछ कर पाऊँ, सागर की जनता के लिए कुछ कर पाऊँ। और मेरे मन में, कम से कम मेरे मन में संतुष्टि का भाव है कि अगर कोई परिणाम अगर नहीं आ पाया हो, कोशिश है, तो उस परिणाम में मैंने अपनी ओर से कोई चूक नहीं की। मैंने सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की और सागर को मैंने अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण वो वर्ष जो हैं, सागर की उन्नति, प्रगति, तरक्की और सर्वहारा वर्ग को शासन की सुविधाएं कैसे मुहैया हो पाएँ, इस दिशा में काम करने की मैंने ईमानदार कोशिश की है। अब उसमें कितना सफल हुआ हूँ तो ये सामने बैठे हुए लोग ही बता पाएंगे, लेकिन मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं सप्ताह में लगभग 7 दिन यहाँ रहता हूँ। 365 दिन में से वो दिन जब विधानसभा चलती है मैं भोपाल होता हूँ, नहीं तो मैं सुबह अगर भोपाल जाऊँगा तो शाम को सागर आ जाऊँगा। बिल्कुल। और हमने आपको एक ऐसे विधायक के तौर पर भी देखा है कि सदन में भी आपकी भूमिका हमने बड़ी जिम्मेदारी भरी देखी है और अनेक समितियों में आपने एक जनप्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा की, सदन की, आपने अपने दायित्व को बहुत गहराई से निभाया। आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि जितना मुझसे बन सका, इसके पीछे बिटवीन द लाइंस मैं देख रहा हूं, शैलेंद्र जी ने नहीं कहा है। विकास के एक सिरा एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक के पास होता है, लेकिन वो सिरा, उसके जो दूसरे सिरे हैं वो सांसद की तरफ भी जाते हैं, उस क्षेत्र के दूसरे जनप्रतिनिधियों की तरफ भी जाते हैं, फिर आपकी सरकार और उससे भी जुड़ते हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है शैलेंद्र जी कि बुंदेलखंड विकास की दौड़ में मालवा निर्माण से अगर पीछे है तो इसकी वजह क्या है? क्या लगता है आपको कि बुंदेलखंड एक समग्र, मैं यहां सागर की बात नहीं कर रहा हूं, समग्र रूप से अगर हम देखें तो बुंदेलखंड को लेकर हमारा नजरिया, क्योंकि ये कई बार जैसे घर में होता है कि एक बच्चा अगर स्वस्थ होता है तो ऐसा नहीं होता कि उसका दूध कम कर दिया जाता है, कई बार तो उल्टा हो जाता है। कहते हैं ये हेल्दी है तो सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर दिया जाए। कोई कहता है ये बड़ा इंटेलिजेंट है, ये बड़ा अजीब होता है, ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, इसको मेडिकल में भेजेंगे। और जो थोड़ा सा कम रहता है उसको कहते हैं इसको 12th में ही पढ़ा लेते हैं, लोकल कॉलेज में पढ़ लेगा, क्या करना है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। क्या ये नजरिया आपने महसूस किया कि बुंदेलखंड को लेकर, मैं किसी सरकार की तरफ नहीं जा रहा हूं, किसी पार्टी की तरफ नहीं जा रहा हूं जी? आपने अगर बुंदेलखंड का इतिहास देखा हो, जितना मैं देख पाया हूँ, ब्रिटिश काल से ही बुंदेलखंड जो है उपेक्षा का शिकार रहा। वजह ये थी कि बुंदेलाज ने या बुंदेलखंड वासियों ने कभी भी गुलामी की, दास्ता की वो जो है वो उसके पहनने से इनकार कर दिया। और उन्होंने कभी भी, चाहे मुगल्स हों, चाहे ब्रिटिशर्स हों, अंग्रेज हों, उन्होंने उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। और यहाँ के राजा महाराजाओं ने युद्ध करते हुए बलिदान नहीं होना स्वीकार किया, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। ये इतिहास के पन्नों पे है, हमें गर्व होना चाहिए।
जब ब्रिटिश सेनाएं यहाँ मालवा की ओर जाना चाहती थी, तो जो शॉर्टेस्ट रूट उनके लिए था वो महोबा, ये छतरपुर, ये सागर होके था। लेकिन कभी भी कोई ब्रिटिश सेना इस रूट से वहाँ नहीं पहुँच पाई। उनको गुना शिवपुरी वाला हिस्सा वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उनको यहाँ से गुजरने के लिए रास्ते देने से मना कर दिया। फिर जब 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस हुक्मरानों का जो रवैया था उसमें बहुत फर्क नहीं आया। ये हमेशा से गुमनामी के अंधेरे में डूबा रहा बुंदेलखंड, और लोगों ने कभी भी हुक्मरानों से कह लीजिए, जो वहाँ सत्ता के सूत्र जिनके पास थे, कभी भी बुंदेलखंड के विकास के लिए कभी कोई योजना बनी नहीं। पहली बार जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लिए, उसके पहले हमारी बहन उमा दीदी ने जब मुख्यमंत्री के बतौर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के, मैं समझता हूँ इसके पहले कोई मुख्यमंत्री बुंदेलखंड से बना नहीं था। पहली बार उमा दीदी ने बुंदेलखंड के प्रतिनिधि के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने योजनाएं बनाई। तत्पश्चात शिवराज जी ने बनाई, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के माध्यम से हो या अन्य, तो ये काम शुरू हुआ। फिर राजनीतिक रूप से बुंदेलखंड महत्वपूर्ण हुआ। माननीय भार्गव जी, माननीय मलैया जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी, ऐसे करके जो हमारा राजनीतिक रूप से वजूद था उसको अभिव्यक्ति करने का और उसकी स्वीकारता प्रदेश में बढ़ती गई। और आपने देखा हो कि जब माननीय मलैया जी WRD मतलब सिंचाई के मंत्री थे, बुंदेलखंड में मैं समझता हूँ इस समय जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सिंचाई की, बड़ी बड़ी योजनाएं, वो भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह सरकार की देन है। और एक हरित क्रांति जो कहते हैं वो ज़रूर बुंदेलखंड में आनी शुरू हुई है। और अब ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, 44,000 करोड़ की योजना की सौगात माननीय प्रधानमंत्री ने दी है। तो मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड की जो दुर्दिन थे वो समाप्त होने वाले हैं। और बुंदेलखंड एक जो हरित क्रांति कभी यूपी के हरित प्रदेश में आई थी, वही हरित क्रांति जो है अब बुंदेलखंड में आने की ओर दस्तक दे रही है। एक ये परियोजना है, एक बीना नदी परियोजना है। ये सब मिलके बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाले हैं। और बदलते हुए बुंदेलखंड को आप देख रहे होंगे। कम से कम मैं बुंदेलखंड के अन्य हिस्सों की बजाय अगर मैं सागर की ओर मुखातिब हूँ, तो सागर में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। जब पूरे देश भर के 100 शहरों का चयन होना था, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सागर को उस श्रेणी में रख के सागर वासियों के प्रति जो सम्मान व्यक्त किया, मैं समझता हूँ ये हमारे सागर के विकास का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। और एक साथ लगभग 1,000 करोड़ रुपए हमें योजनाओं के रूप में मिले। और आज हम देख रहे हैं, हालांकि मैं आज आपके माध्यम से सागर की जनता से इस बात के लिए थोड़ी माफ़ी मांगूंगा कि विकास की योजनाएं क्रियान्वित होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये काम जो शुरू हो गए हैं, ये सारे काम वर्ष 2023 तक पूर्ण करके आपको सौंप दूंगा। ये आज मैं आपकी चैनल के माध्यम से वादा कर रहा हूँ। और ये काम पूर्ण होने के पश्चात एक नया शहर कैसे होता है, एक विकसित शहर। कभी कभी सागर के लोगों को लगता होगा शरद जी के सागर को इतने अवार्ड क्यों मिल रहे हैं, कहीं दिल्ली में मिल रहा है, अभी सूरत में लेके आए हैं,
ये आपके लिए अवार्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की कि सागर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से फला काम होना चाहिए, और उसका चयन स्मार्ट सिटी के जो लोग हैं उनने बैठ के कर लिया। तो ये जनता की जो वास्तविक आवश्यकताएं थीं, उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक उपकरण बन गया। इसलिए सागर को इतने सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं। और किसी भी शहर को मैं समझता हूँ कि पब्लिक पार्टिसिपेशन उतना नहीं हुआ जितना सागर के लोगों ने किया है। तो ये अवार्ड्स जो हैं लेने वाले सीईओ स्मार्ट सिटी हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में वो अवार्ड जो हैं सागर की जनता के लिए है। बधाई आपको इसके लिए कि ये अवार्ड्स आप तक आए हैं। राजधानी भोपाल में भी स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार कहा कि ये एक स्ट्रीट जो बड़ी सुंदर वहां बनाई गई है, उसका नाम शायद बुलवर्ड स्ट्रीट रखा गया। शिवराज जी अपने खास अंदाज में आए, उन्होंने कहा भाई ये बुलवर्ड क्या है, क्या होता है बुलवर्ड? बात सही है। इसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना सुंदर सभागार आपने बनाया और इसका नाम बुलवर्ड नहीं दिया, इसका नाम आपने रॉबर्ट नहीं दिया। बहुत ब्रिटिशर्स जुड़े रहे हैं सागर से, आपने इसका नाम दिया कवि पद्माकर के नाम। स्मार्ट हम होते चलें। मुझे कई बार शिकायत भी होती है कि भोपाल में जो स्मार्ट सिटी के काम हुए, बहुत सारे पेड़ कट गए। पेड़ बड़े महत्वपूर्ण हैं हर लिहाज से, लेकिन पेड़ के साथ वो जड़ें जो संस्कृति की हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सागर में मैं उम्मीद करता हूं शैलेंद्र जी कि बहुत इस शहर की बड़ी सघन विरासत है। मैं जब यहाँ 90 में पढ़ता था तो बॉम्बे या दिल्ली से जो हमारे गेस्ट फैकल्टी के टीचर्स आते थे तो वो यही कहते थे, इट इज़ टू फार, क्योंकि वो बेचारे बीना आते थे ट्रेन से, फिर वहाँ से बाई रोड आते थे, तो उनको लगता था बहुत दूर है भाई, कहाँ रिमोट में है। लेकिन जब वो सागर आते थे तो कहते थे बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं यहाँ। एक दिन में हमें पता चला कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसने एक बुद्धिजीवियों की पूरी परंपरा यहाँ उत्पन्न की। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जब मैं 2023 के बाद आपके साथ बैठूं तो एक ऐसे सागर में बैठूं जिसमें डुबकी लगाने में बड़ा आनंद आए। बेशक आप चाय ले सकते हैं, क्योंकि अभी शरद जी आपने एक विषय रखा कि भोपाल में बहुत सारे वृक्ष काटे गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सागर में हमने अधिकांश, मैं 100% की गारंटी नहीं लेता, अधिकांश वृक्षों को जो हमारे पूर्वजों की निशानी थी उनकी शिफ्टिंग का काम हमने किया। और लगभग 250 वृक्ष, अभी किसी अखबार ने उन वृक्षों की तस्वीर छापी थी, संख्या का भी उल्लेख किया था। और वो हमारे जहाँ से हमारी वाटर सप्लाई होती है राजघाट पे सुरक्षित, वहाँ पे हम लोगों ने शिफ्टिंग करा दी और वो सुरक्षित हैं, हरे भरे हैं। और अधिकांश वृक्षों को हमने जीवित रखा। ये हम सबकी मतलब निर्माण के समय होने वाली जो क्षति है उसको मिनिमल करने की कोशिश हमने की है। बहुत बहुत सुंदर बात है। जब हम लोग छोटे थे, भोपाल में कोई मेहमान आता था तो हमारे पास दिखाने के लिए बिड़ला मंदिर होता था, बड़ी झील होती थी, कमला पार्क होता था, किलोल पार्क होता था, और वो यही कहता था गेस्ट की बहुत खूबसूरत शहर है आपका। आज हम बड़े मॉल में ले जाते हैं, बिड़ला मंदिर इंतज़ार करता रहता होगा, क्या प्रभु तो इंतज़ार ही करते हैं, बड़े प्रेम से इंतज़ार करते हैं, उनके पास इतना धैर्य है। बड़ी झील सिकुड़ती चली जा रही है, हरियाली पहले की तुलना में बहुत कम हो गई है। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी सागर की भी है कि आप यहाँ, आजकल पता नहीं क्यों हम मान बैठे हैं कि किसी भी शहर में जितने मॉल होंगे वो जितना चमकता दमकता नजर आएगा,
वो विकास की दौड़ में आगे है, बिल्कुल नहीं। वहाँ रोजगार के अवसर क्या हैं और ये बेहतर समझते हैं शैलेंद्र जी, क्योंकि बीड़ी मजदूरों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत काम किया। मैं फिर थोड़े उस सवाल की तरफ आता हूं जो थोड़ा जटिल है, लेकिन आप बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, मुझे उम्मीद है कि जवाब बड़ा सुलझा हुआ मिलेगा। उलझन ये है कि बुंदेलखंड का आदमी, जैसा आपने कहा कि उसके तेवर झुकने वाले नहीं, झुकने वाले को मिल जाता है। मालवा निमाड़ एक ऐसा क्षेत्र है, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं कोई, लेकिन वहां एक व्यापारिक एलिमेंट अधिक है। व्यापारी झुकना जानता है। एक सेल्समैन एक महिला को 100 साड़ियां दिखाता है, लेकिन वो 100 साड़ियां नापसंद करती है तो वो कहता है मैडम अहमदाबाद से वो ग्रीन कलर मंगवा रहा हूं जो आपको पसंद है। झुंझलाहट नहीं दिखाता। बुंदेलखंड का सेल्समैन क्या करता होगा, वो बुंदेलखंड में कभी श्रीमती जी के साथ साड़ी खरीदने आऊंगा तो फिर देखूंगा। लेकिन बुंदेलखंड का आदमी अगर नहीं झुकता है, ये मेरा कहना है, तो राजनीति में भी नहीं झुकता होगा। वहां भी ये कहता हो गुरु देने हो तो दे दो, नहीं देने चलो यार आप अपनो काम देखो, हम अपनो काम देख रहे हैं। और राजनीति में ये भाषा नहीं चलती है। राजनीति में वो कहता है तो गुरु जाओ तो मैं जो कन्नो कर लो यार, अब कछु नहीं मिलने आपको, बात खत्म हो जाती है। क्या आपको लगता है कि बुंदेलखंड का ये एटीट्यूड भी कभी बाधा बना, ये चुनौती भी बनी? क्योंकि आपके पास 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जरूर जरूर जी। आपने जो बात कही, हमारे बहुत सारे नवयुवक हैं, शायद उनके ध्यान में भी नहीं होगी। एक समय था जब सागर जिले के अंदर जो राजनीति का जो केंद्र बिंदु थे, एक केंद्र बिंदु पे श्रद्धेय विठल भाई पटेल जी थे और एक केंद्र बिंदु होता था माननीय अरविंद भाई पटेल जी। अपार्ट फ्रॉम श्रीमंत परिवार, ये 2 थे। पता चला कि सागर को जब प्रतिनिधित्व देने की बात आई तो उन्होंने कहा साहब प्रतिनिधित्व तो इस ग्रुप को मिलना चाहिए। दूसरा बोला कि नहीं, पिछले मौका हमारा है, हमें मिलना चाहिए। और दोनों इस बात पे सहमत हो जाते थे अंतोगत्वा कि चलो, कहते ना बनी ने बिगाड़ी तो बुंदेला काय के, अगर हमें नहीं बना रहे तो इन्हें भी नहीं बनाओ। और अंतोगत्वा इस पर सहमति बन जाती और सागर में जन प्रतिनिधित्व तो नहीं होता था। अभी तो बड़ी सुलझी हुई राजनीति है और हमने जो कुछ पाया है, जनप्रतिनिधित्व जो प्रतिनिधित्व हमें मिला है, जो सम्मान बुंदेलखंड को प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूँ कि एक समय था जब 4-4, 5-5 मिनिस्टर हमारे बुंदेलखंड के, लगभग आधे डिपार्टमेंट हमारे इस बुंदेलखंड की झोली में थे। तो हमें जो मिला सम्मान के साथ मिला। हमने कभी, बुंदेलखंड वासियों ने कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना कि फिर वही कि अंतोगत्वा जीत होती है, और जीत हुई और सागर को उसका हक मिला, ब्याज सूद समेत मिला। आज सागर जिले से 3-3 मंत्री हैं, ये हमारे लिए। लेकिन आपको ये तो नहीं लगता बड़ी देर की मेहरबा आते आते? हाँ, देर हुई, मतलब कहते हैं ना कि देर लगी आने में उनको, शुक्र है फिर भी आए। तो आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो, लेकिन अंतोगत्वा अंत भला तो सब भला। और इस समय मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड का जो महत्व है पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और अभी आपने एक छुआ था, जब तक डॉक्टर गौर साहब की बात न की जाए तब तक सागर या बुंदेलखंड का जो भी इतिहास भूगोल है वो पूरा नहीं हो सकता। आज मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि सागर में एक परंपरा रही है दान देने की, शिक्षा में हो या संस्कृति में हो या अन्य फील्ड में हो।
डॉक्टर गौर साहब अकेले नहीं हैं दान की इस परंपरा में। डॉक्टर गौर साहब के दान को तो वर्ल्ड वाइड लोगों ने रिकग्नाइज किया। एक और जो स्थान पूरे देश भर में सावित्रीबाई फुले जी को है, प्राप्त है, मातृशक्ति के शिक्षा के क्षेत्र में, सागर में यमुना श्रद्धेय यमुनाताई ठाकुर हुई, जिन्होंने बुंदेलखंड की पहली महिला विद्यालय खोलने का काम किया। और आपको जान के शायद इसमें से अधिकांश लोग शायद जानते होंगे, श्रद्धेय राजमाता साहब महिला विद्यालय में पढ़ती थी और कहते हैं कि वो बग्गी में आती थी एग्ज़ाम देने, उनकी बहनें भी आती थी और राजमाता साहब की वजह से वो ज़रा वहाँ चहल पहल अलग टाइप की होती थी। तो हमारे यहाँ दान की परंपरा रही है। हमारा सागर का तालाब लाखा बंजारा जी की देन है। तो इतिहास के झरोकों में हम देखेंगे तो यहाँ पे भामाशाहों की कमी नहीं है। और आज भी अगर जब कभी भी हमने कोविड काल में देखा, जब कभी भी ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई हों जब हमें या समाज को अर्थ की आवश्यकता हो और अन्य चीज़ों की सुविधाओं की आवश्यकता हो, सागर के लोगों ने, बुंदेलखंड के लोगों ने कभी निराश नहीं होने दिया। और जिस तरह की सेवा भाव के साथ यहाँ व्यक्ति हों, संस्थाएं हों, अनेक संस्थाएं यहाँ आके आज बैठी हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं, जिन्होंने उस कालखंड में बड़ी, कहते हैं ना कि पूरे अपने तिजोरी खोल ली के, पैसा तो होता ही काय के लिए है। तो मैं आप सब आपकी ओर से ऐसे सागर के भामाशाहों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने उस काल में बड़ी मदद की। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और भामाशाह का इन्होंने जिक्र किया। आप सब जानते ही होंगे कि महाराणा प्रताप की मदद किस तरह उन्होंने की। और जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनको हम सब बहुत श्रद्धा से याद करते हैं, तो आज भी मुझे ऐसे बुजुर्ग मिल जाते हैं कि 1965 के युद्ध के समय उन्होंने जब देश के लोगों से आह्वान किया था कि एक समय भोजन करिए, इस समय जो स्थितियां हैं उसको देखकर, तो वो कहते हैं कि साहब हम आज भी एक समय भोजन करते हैं। एक राजनेता के व्यक्तित्व में कितनी ताकत होती है, ये मैं समझ पाता हूं कि कई बार वो जब आह्वान करता है। मालवा में एक चीज और है शैलेंद्र जी, कि वहां कांग्रेस और बीजेपी इंदौर से जुड़े मसलों को लेकर छिपकर ही जाएं दिल्ली, अलग अलग जाएं, फ्लाइट्स के टाइमिंग्स अलग अलग कर लें, ट्रेन्स अलग अलग चुन लें, लेकिन दिल्ली में एक हो जाते हैं कि हमारे इंदौर के लिए। आपके बुंदेलखंड में ये भावना कितनी है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे भी बताते हुए खुशी है कि इस मामले में हम मालवा से पीछे नहीं हैं। जब विकास का मामला हो, अभी हमने देखा अनेक स्थानों पे सड़कें सक्रिय थी, हमने तय किया कि इनकी चौड़ाई डबल करनी है। तो कागज़ पे डबल करना बड़ा आसान है और प्रैक्टिकली सतह पे उसको उतार पाना आसान नहीं है। लेकिन जहाँ जैसे जिस व्यक्ति की कोई भी और अतिक्रमण नहीं, उनकी निजी भूमि, उनके द्वारा क्रय की गई भूमि, अगर नगर के विकास के लिए, सड़क के विकास के लिए उसकी आवश्यकता है, तो किसी व्यक्ति ने ये नहीं मुझसे पूछा कि इसका मुझे मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये भाव जो है, जो मालवा में है, वो भाव स्थूल रूप में वहाँ होगा, सूक्ष्म रूप में यहाँ विद्यमान है और अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं कभी पड़ी, इसलिए ये अभिव्यक्ति नहीं हो पाई। लेकिन जब कहीं आवश्यकता हुई तो सागर के लोगों ने पूरे मनोयोग से, मनोभाव से इस काम में अपना सहयोग दिया और जो कुछ भी सड़कें चौड़ी हो पा रही हैं, जिन नई सड़कें बनाई जा रही हैं, उन सब में अगर
सागर के लोगों का भाव नहीं होता नगर के विकास के लिए, तो मैं नहीं समझता ये सब चीज़ें संभव हो पाती। तो मालवा का इस मामले में तो मैं मुरीद हूँ, लेकिन हम बुंदेलखंड वासियों को भी आवश्यकता जब पड़ती है और आवश्यकता के समय हमारे सागर के लोग, बुंदेलखंड के लोग पीछे नहीं हटते। और हमने कहा कि दान की तो हमारी पुरानी परंपरा रही है, उस समय भी हम पीछे नहीं थे और आज भी जब भी आवश्यकता पड़ी हमने। आज यहाँ मीना ताई का प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा है, अनेक लोग ऐसे हैं। संजय ड्राइव हमने जब बनाई तो लोगों की 10-10 फुट सड़क जो वो भूमि है वो उसमें हम अंदर घुस गए, उफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि नगर के विकास में अगर आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उतनी ले लीजिए, और पूरे हंसते हुए उन्होंने ज़मीन दान दी है और नगर के विकास को, मार्ग को प्रशस्त किया है। तो मुझे तो गर्व है बुंदेलखंडी होने पे कि हम ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी एक गौरवशाली परंपरा है, और न केवल दान की वरन साहस की, हमारे शौर्य की, ये सारी परंपराएं जो हैं, हम जो हैं छत्रसाल के वंशज हैं, हम गौर साहब के वंशज हैं, तो ये हम लोगों की डीएनए में है। बिल्कुल। आवश्यकता पड़ने पे कलम भी उठाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो शस्त्र भी उठाएंगे। क्या बात है। डॉक्टर हरि सिंह गौर का आपने नाम लिया। 1990 में जब मैं यहाँ आया, पहले तो क्या स्थिति होगी ये कल्पना से बाहर होगी, लेकिन मैंने जो यहाँ सब्जेक्ट्स देखे, क्रिमिनोलॉजी, मैंने कहा अरे गुरु ये तो भोपाल में भी नहीं है, इंदौर में भी नहीं देखा हमने क्रिमिनोलॉजी जैसा सब्जेक्ट। और जब इस कैंपस में मैंने प्रवेश किया, संयोग से मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय देखा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1985 तक देश के अधिकांश हिस्सों में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों में 50% से ज़्यादा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते थे। लेकिन जब मैंने सागर का कैंपस देखा तो मुझे बहुत गर्व हुआ, और फिर मुझे पता चला कि एक समय ऐसा था कि देश का हर साहित्यकार, हर बड़ा कवि, अमिताभ बच्चन के पिता बहुत गौरवान्वित होते थे सागर में जब कवि सम्मेलन में 55 और 60 के दशक में उन्हें बुलाया जाता था। आज सागर की स्थिति क्या है? आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 50 के दशक में एक बेमिसाल सौगात दी। उसके बाद शैलेंद्र जी की ये बात मुझे अच्छी भी लगी कि उन्होंने उस पर अटकना गवारा नहीं किया, लेकिन उन्होंने पिछली सरकार और पिछली पार्टी की तरफ इशारा जरूर किया कि आज़ादी के बाद से 3-4 दशकों तक क्या हुआ। लेकिन क्या हुआ का सवाल उठा के चुप बैठने का समय नहीं है। इस कार्यक्रम में जहां हम शहरों के विकास की बात करते हैं, ये प्रश्न मेरे मन में भी आता है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, फिर और आगे बढ़ें तो इलाहाबाद, पटना, जयपुर, ये चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नागपुर, पुणे की तुलना में पीछे क्यों गए? पीछे इसलिए हुए कि हमने आईटी को नहीं पकड़ा, हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या एजुकेशन को नहीं पकड़ा। आपके पास तो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 50 के दशक में नींव रखी। स्मार्ट सिटी बन जाएगी, सड़कें चमकने लगेंगी, लेकिन जब तक यहां की युवा शक्ति शिक्षा की रोशनी से नहीं चमकेगी शैलेंद्र जी, उस पुराने गौरव को हासिल करना संभव नहीं होगा। और यह आपकी परंपरा है सागर की। सही फरमाया आपने। असली बात तो यही थी कि 1946 के पहले हमारे बुंदेलखंड में तो शिक्षा का कोई अवसर ही नहीं था। हायर एजुकेशन क्या होती है ये जानते ही नहीं थे। गौर साहब की बड़ा योगदान है कि उन्होंने बुंदेलखंड के अंधकार को प्रकाश में बदला, और 46 से जो एक नई परंपरा निकली है, उस परंपरा को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का भी काम किया। अनेक लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया है, और अब नए
चुनौतियों का सामना करने के लिए नए तरीके से, जैसे आपने आईटी का बोला, आईटी पार्क हमारी एक बड़ी आवश्यकता है जिसको लेके मेरी बात हुई है और मुझे उम्मीद है कि हमने जगह भी चिन्हित कर ली है। आईटी पार्क बहुत जल्दी सागर में खुलना चाहिए और ज़रूर खुलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और एक बात ज़रूर कभी कभी मेरे मन में थोड़ी सी तकलीफ़ देती है कि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बड़े मिनरल्स के माइंस के डिपॉजिट हैं, उसके बावजूद भी यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं आ पाया। उसके क्योंकि उद्योग, बगैर उद्योगों के आए हुए फिर रोज़गार का सृजन ये थोड़ा सा कठिन कार्य है। हालांकि सागर आईटीआई ने बहुत बड़ी संख्या में रोज़गार सृजन का बड़ा अच्छा काम किया है। अभी मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला था, लेकिन बड़े पैमाने पर सृजन जो है ये स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से कुछ नौजवान इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे ये हमारे हीरापुर में रॉक फॉस्फेट का हिंदुस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट डिपॉजिट हमारे हीरापुर में है। डोलोमाइट प्रचुर मात्रा में, डायस्पोर, पैराफ्लाइट, बड़े बड़े। और अभी आप देखिएगा हीरापुर का नाम हीरापुर ऐसे ही नहीं है। अभी बक्सवाहा में जो डिपॉजिट डायमंड के उजागर हुए हैं, तो ये तो एक क्या बोलते हैं, एक उदाहरण, एक छोटा सा ट्रेलर है। हमारा पूरा का पूरा बुंदेलखंड जो है इस तरह की चीज़ों से प्रचुर मात्रा से भरा पड़ा है। आवश्यकता उसको एक्सप्लोर करने की है। अगर सही ढंग से एक्सप्लोर किया जाएगा तो बुंदेलखंड के विकास को लोग देखते रह जाएंगे। बुंदेलखंड का इतनी द्रुत गति से विकास होगा। अभी उसको एक्सप्लोर करने का जो सही मैकेनिज़्म होना चाहिए, उसमें अभी तक बहुत सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ पे डायमंड एक्सप्लोर हुए हैं, शने शने बाकी चीज़ों के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ेगी और यहाँ पे विकास के निश्चित रूप से रोज़गार के अवसर आएंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि सागर जो है एक लंबे समय तक गुड्स ट्रेन का मुख्य मार्ग रहा है। यहाँ कभी भी अपना यात्री गाड़ियों को चलाने की किसी ने कल्पना ही नहीं की। एक लंबे समय तक सागर से दिल्ली जाने के लिए हमारे पास एक ट्रेन होती थी, जबलपुर से चलती थी, नहीं शहडोल से, उत्कल, वहाँ से चल के सागर होते हुए और उत्कल उड़ीसा, फिर आगे और बढ़ा दी गई। वो अकेली ट्रेन थी, 12 बजे चलती थी और 12 बजे आती थी। शने शने मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड के महत्व को लोग देखते देखते आज हम मानचित्र पे देखें तो रेलवे के मानचित्र पे सागर से गुजरने वाली अपनी यात्री गाड़ियों की संख्या मैं समझता हूँ 2 से 3 दर्जन के आसपास है। और अगर हम 20 से 25 वर्ष पुरानी स्थिति देखें तो दहाई में नहीं थी। तो बुंदेलखंड के महत्व को लोगों ने समझा है। और एक बार ये एयर कनेक्टिविटी और आ जाएगी तो सागर में मुझे उम्मीद है कि आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी। रेल की कनेक्टिविटी हो गई, इस समय सड़क कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। सरफेस ट्रांसपोर्ट इससे बेहतर स्थिति में कभी नहीं था। भोपाल जाना हो तो यू हैव 3 ऑप्शंस। पूछते हैं विदिशा से जाओगे कि बेगमगंज से जाओगे कि ये
अपनी जैसी नगर और वो सिलवानी होते। जबलपुर जाने के लिए वी हैव 3 ऑप्शन। दमोह से जाएंगे कि रहली और वो और थर्ड ऑप्शन है आजकल महाराजपुर होके एक नया रूट बन गया है। तो सागर सरफेस ट्रांसपोर्ट के लिहाज से बहुत परिष्कृत स्थिति में आ गया है। उसका लाभ भी हमें मिल रहा है। निश्चित तौर पर यह लाभ मिलना चाहिए। एक बार पत्रकारिता के छात्र के तौर पर महाराष्ट्र में हमें जाने का मौका मिला था, तो एक गांव में सड़क को हाईवे से जोड़ने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे। तो मैंने उनसे हम लोगों ने बात की, तो हमने पूछा उनसे, हमने कहा कि पानी, बिजली, सड़क, बोले नहीं वो बराबर है, हमारे यहाँ टेंशन नहीं है ना, उसका टेंशन नहीं है, वो बराबर है, वो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लफड़ा नहीं है उसका। तो हमने कहा सड़क क्यों? तो उसने कहा जो हम उपजाते हैं ना उसको जाना चाहिए ना, मुंबई जाना चाहिए, नागपुर जाना चाहिए, पुणे जाना चाहिए, इसलिए सड़क का मांग करते हैं ना, नहीं तो क्या मतलब है इसका। मैंने कहा क्या बात है साहब, ये विकसित राज्यों के किसानों का भी नजरिया है। आपको भी ये सोचना चाहिए कि आपकी कनेक्टिविटी, जैसे मुझे लगता है कि सागर एयरपोर्ट क्यों नहीं, आज अगर सागर में एयरपोर्ट फ्लाइट उतरेगी, ये मांग आप क्यों नहीं सोचते? क्यों मान के बैठते हैं कि कहाँ भैया अपने का करनो यार, फ्लाइट की क्या जरूरत है? काहे को ये सोच? मानिए कि ये सोच आपकी जरूरत है। विकास एक भूख है, एपिटाइट है। ये जितनी आपकी बढ़ेगी, शैलेंद्र जी उसको समझेंगे, उसके हिसाब से ये खुराक तय करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे और ये आपको खुराक मिलेगी। तो विकास के जो टूल्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। सड़क एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज पूरे बुंदेलखंड में ये बिल्कुल ठीक है कि प्रोडक्ट, सब्जियां, पेरिशेबल कमोडिटी जो है वो पहुंच जाती है जल्दी। नहीं तो मैं जब सागर पढ़ता था तो 9 घंटे लगते थे मुझे बस से आने में, और कब मेरी समाधि लग जाती थी बस में मुझे पता ही नहीं चलता था। पैर मेरे नीचे हैं लेकिन आलती पालती कब हो जाती थी वो इतनी जोर से झटका लगता था। और कई बार जब रात में नींद खुलती थी तो मुझे लगता था ये खेत में बस है, कहाँ है ये? तो मैं घबरा जाता था, ड्राइवर से पूछता था गड़बड़ तो नहीं हो गया कुछ? वो कहता तो आंख मत खोलना, आंख खोलोगे तो फंसोगे। वो गाड़ी ऐसी उछलती थी कि ऐसा लगता था कि बाप रे बाप, मतलब बल्लियों उछलना तो सुना है दिल का, बस का उछलना ऐसा हमने कभी नहीं न देखा। तो हमने उसके बाद कान पकड़े कि बस में नहीं बैठेंगे। लेकिन आज मध्य प्रदेश की तस्वीर बहुत बदली है।